हेलो एवरीवन, मैं विशाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस 2026 का पेपर। इसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। कृपया अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए बिना वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत और उसके प्रस्तुतकर्ता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें हम लोगों से सही पूछा है। पहला दिया गैसीय परिकल्पना, तो इसका कांटे बिल्कुल सही है। द्वैतारिक परिकल्पना इसका रेसले हो जाएंगे, रसेल हो जाएंगे। और ग्रहाणु परिकल्पना इसका चैम्बरलिन हो जाएंगे। तो इसका तीनों का तीनों आपका सही हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो है कि अग्नेय शैल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ठीक है, पहला दिया है कि जब पृथ्वी के गहरे अभ्यंतर में मैग्मा ठंडी होती है, तब इसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्म कणिक अग्नेय शैल की रचनाएं होती है। सूक्ष्म नहीं होता है, बल्कि जब अंदर में मैग्मा ठंडी होती है तो वहाँ पे बड़े आकार के शैल का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है कि बेसाल्ट एक प्रकार का अंतर्वेदिक अग्नेय शैल है। ऐसा नहीं है, बल्कि बहिर्वेदिक अग्नेय शैल है। इसके बाद है अग्नेय शैल के सर्वाधिक खनिज सिलिकेट होते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो डी दिया है कि बहिर्वेदिक अग्नेय शैलों में प्रायः सीली भवन होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि अवसादी शैलों में होते हैं। ठीक है, जो दिया है कि सिलिकॉन, तो ये जमना अवसादी सेल का निर्माण करना उसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर का यांत्रिक शैलों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला जो दिया है कथन की मेटामॉर्फिक सेल अग्नाशय शैलों से बने होते हैं, तो यह इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड दिया है कि अंतर्वेदी मैग्मा की तीव्र ऊष्मा के परिणाम स्वरूप आसपास के शैलों का कयांतरण होता है, जिस प्रक्रिया को गतिकीय कयांतरण कहते हैं। गति में क्या होता है ना, गतिकीय क्रिया जो होती है एक मैकेनिकल हो जाता है। इसमें ऊष्मा की आवश्यकता आपको नहीं पड़ता है, और जबकि इसमें दाब के परिवर्तन से कार्य होता है। तो ये सेकेंड वाला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर केवल एक निकल के आएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ दिया है कि ज्वालामुखी शंकुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ज्वालामुखी से सेकंड क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को मिल गया। पहला दिया है कि ज्वालामुखी उद्भव के दौरान अत्यधिक श्यान लावा द्वारा अम्ल लावा शंकु बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऐसे लावा शंकु का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लावा होती है वो कम फैल पाती है और एक शंकु के रूप में निर्माण कर लेती है। सेकेंड दिया है कि श्यान लावा में उच्च नहीं होता है, बल्कि कम होता है, इसीलिए कम फैल पाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। होता है और लंबे दूरी तक मैग्मा गमन करते हैं। लंबे दूरी तक मैग्मा गमन करेगी तो शंकु का निर्माण नहीं कर पाएगी, वो फैल करके तस्तरी नुमा ऐसे फैल जाएगा। थर्ड दिया है कि अम्ल लावा के परिणाम स्वरूप अति प्रवण ढलानों वाले शंकु बनते हैं। तो थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ दिया है कि मिश्र शंकु उच्च ज्वालामुखी शंकु होती है। तो बिल्कुल सही है। उदाहरण के स्वरूप माउंट फ्यूजी को हम लोग लिख सकते हैं, ये जापान में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि 5वां नंबर के बलकृत अपक्षय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बलकृत अपक्षय मतलब फिजिकल एक्टिविटी से टूटने वाला जो पत्थर टूटते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। पहला दिया है कि अपक्षयाकृत अधिक संहत और अत्यंत संपीड़ित शैल हिमीभव और हिमद्रण से होने वाले अपक्षय से सबसे कम प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल सही दिया है। ठीक है ना, ये जो हल्का थोड़ा नरम होगा वो कम प्रभावित होगा। इसमें पानी प्रवेश नहीं कर पाता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा दिया है कि तप्त मरुस्थलों में शैलों का टुकड़े टुकड़े होना अपक्षयकृत अत्यधिक
सामान्य, तो बिल्कुल सही है ना। मरुस्थल में जाइएगा तो जो भी पत्थर होते हैं ज़्यादा तापमान के कारण टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे कण में बालू के रूप में बिखर जाते हैं अत्यधिक तापमान से। दूसरा वाला भी सही है। थर्ड दिया है कि क्रिस्टलीय शैलों में प्रायः अपशैल्य की प्रवणता होती है। तो आप लोग जानते हैं कि भार हटने से जो पपड़ियाँ होती हैं वो ऊपर की ओर उठने लगती हैं, जिस वजह से अपशैल्य की प्रवणता देखने को मिलता है हम लोगों को, है ना। ग्रेनाइट देखिए कोयला के खदानों से, तो जैसे ही ऊपर की चीज़ें हटाई जाती हैं वो हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठने लगता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसका तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि ताप के भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो दिया है कि भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण को विकरणीय व्युत्क्रमण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है ना। साफ आसमान का दिखाई पड़ना, लंबी ठंड रातें, ये सब इसके कारण होता है। और सेकंड जो दिया है कि ऋणात्मक हास्य दर की विद्यमानता के परिणाम स्वरूप भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण होता है, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान है ना बढ़ेगा आपका 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग देखते हैं कि 165 मीटर पे होता है, जबकि है ना बढ़ते जाता है तापमान व्युत्क्रमण के रूप में दिखाई देता है। और ऊपर जाइएगा तो इसका राइट आंसर दोनों का दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए आप लोग मिलान कर सकते हैं। देखिए मिलान करने वाला ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है ना, तो इसका जो उदाहरण के रूप में ना रोजवेडू को देख सकते हैं, ठीक है। अल्पाइन वन में है ना कैली आता है, वेंचालनी और अनूप वन में सोनेरेसिया आता है, उष्णकटिबंधीय वन में खैर आते हैं। ये सब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। इसको देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। उत्तर पश्चिमी हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कश्मीर की न करेवा संरचना हिमनदीय मृत्तिका और अन्य पदार्थों के सघन निक्षेप से बनती है, जिसमें हिमोड मोरेन अनंत स्थापित होते हैं। तो जो कश्मीर में है ना करेवा, जिसको हम लोग जिसमें केसर हो गया, जफरान का हो गया, खेती होता है। तो जो करेवा मिट्टी होती है वो हिमनद के मलबा का ही होता है, ठीक है ना, हिमोड का होता है, वो उसके जलोढ़ मिट्टी का होता है। तो पहला ऑप्शन सही कर रहा है। दूसरा कर रहा है कि लद्दाख की पैंगोसो और त्योसो मोरिन है ना मीठे पानी की झील है। तो नहीं, मीठे पानी की नहीं झील है यहाँ पे कोई, है ना ये खारे पानी की झील है। यहाँ बर्फ़, आप बोलिएगा कि लद्दाख में तो बर्फ़ होगा, तो वहाँ पे खारे पानी की झील कहाँ से। तो ये इसका कोई भी है ना नदी से संपर्क नहीं है और समुद्र से भी नहीं, यहाँ पे खारे पानी की झील पाई जाती है। थर्ड जो दिया कि कश्मीर घाटी में झेलम नदी बिसर्पी है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूखा के प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही डिटेलिंग क्वेश्चन है। पहला कथन कह रहा है कि मौसमी सूखा तब होता है जब औसत वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है। ये गलत दे रहा है, ठीक है। मौसम विभाग के अनुसार 25% से है ना कमी पर, अर्थात प्रश्न में है ना 25% से कमी होना चाहिए। 25% से कमी जब वर्षा में आता है तो मौसमी सूखा पड़ जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि चरम आर्द्रता प्रतिबल के फलस्वरूप कृषि सूखा उत्पन्न होता है। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है ना। अत्यधिक आर्द्रता से ना फसल मुरझा जाती है, उसके बारे में बात कर रहा है, जिसको कृषि सूखा के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर जो है कि मृदा आर्द्रता सूखा मौसमी सूखे से संबंधित है। ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। बाकी इसमें फर्स्ट वाला सही था, तो इसका राइट आंसर केवल 2 और 3 हो जाएगा। देखिए जो मौसमी सूखा होता है ना, वर्षा न होने से मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है, जिसको मौसमी सूखा के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। अभी आगे भी दिया हुआ था। देखिए उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का बात करें तो ये जबलपुर में पड़ता है, ठीक है। और वही है ना वर्षा वन अनुसंधान संस्थान का बात करें तो जोरहाट आसाम में पड़ता है। और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और परि पुनर्स्थापना वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की काली मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला कथन कह रहा है कि दक्कन के पठार का अधिकांश भाग काली मृदा से बना हुआ है। बिल्कुल सही है ना। ये जो दक्कन का पठार है ये ज्वालामुखी ज्वारमुख से बना हुआ है, ठीक है ना। लावा से इसका निर्माण हुआ है। ये महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश में फैला हुआ आपको मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि रेंगून के नाम से भी जानी जाने वाली ये मृदा समानतः मृभण्य, गहन और अपारगम्य है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है ना। ये काली मृदा को रेंगून मृदा के नाम से जाना जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि चूंकि ये ना अपारगम्य अतः काली मृदा में वर्षा संचित फसलें नहीं होती। आप लोगों को पता है कि काली मृदा बहुत ही ज़्यादा ना नमी धारण करने वाली मृदा होती है, जिस वजह से इसमें वर्षा संचित फसलें भी हो सकती हैं। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। इसका आंसर केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। इसके बाद है ना 12 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो दिहांग के नाम से ना ब्रह्मपुत्रा का नदी को जाना जाता है, ठीक है। इसको तिब्बत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है, वही असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, वही बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। ये हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय में अति उच्चता वाला दर्रा सिपकिला किस घाटी में पड़ता है। तो सिपकिला का बात करें दोस्तों तो ये सतलज घाटी में पड़ता है। भारत और चीन के अथवा क्या बोलते हैं चीन के मध्य में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में ये पड़ता है। भारत में प्रवेश करने चाइना का गेट के रूप में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्षय के दौरान ये सब साइंस का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा। देखिए इसको 15 नंबर की राष्ट्रीय उद्यान और उनके अवस्थान स्थानों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। तो पहला दिया है रणथंभौर, ये राजस्थान में पड़ता है। गिर जो है गुजरात में है आपका। और नंदन कानन दिया है तो उड़ीसा में पड़ता है आपका। एक कैबू लामजाओ दिया है। कैबू लामजाओ अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि मणिपुर में है। और यहीं पे क्या है तैरता हुआ है ना लोकटक झील देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सरकार के स्वामित्व वाली और सबसे पुरानी कोयला खनन कंपनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगरेनी कोलिजियरी कंपनी लिमिटेड, है ना। SACL हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1920 में किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है। पहला कह रहा है कि महासागरीय धाराओं के बारे के धाराओं के बनने के लिए मुख्य कारण जल घनत्व में अंतर होना होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जल का घनत्व तापमान, लवणता और दाब पर निर्भर करता है। बिल्कुल भी सही है ना। जल का घनत्व इस पर निर्भर करता है। जितना तापमान अधिक होगा उतना ही ज़्यादा वाष्पन होगा और घनत्व भी ज़्यादातर मिलेगा आपको। थर्ड कह रहा है कि समानतः महासागरीय जल उच्च घनत्व क्षेत्रों से निम्न घनत्व क्षेत्रों की ओर जाती है। नहीं, महासागरीय जल नहीं जाता है बल्कि हवा जाता है, ठीक है ना। हवा जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। वही जल का बात करें तो जल जो होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया केवल 1 और 2। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सार्गासो सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका बात करें तो अटलांटिक में पड़ता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक है ना एकमात्र सागर है जिसका कोई भी है ना भू सीमा नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसका भूमि सीमा नहीं है। दूसरा कह रहा है कि अटलांटिक महासागर में सार्गासो सागर की लवणता है ना न्यूनतम होती है। न्यूनतम नहीं बल्कि यहाँ पे लवणता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। यहाँ पे वाष्पन बहुत ही उच्च ज़्यादा होता है और लवणता भी अत्यधिक होती है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा 18 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने के लिए दिया ज्वार भाटा का और विशेषता का। दोस्तों अगर बृहद ज्वार की बात करें ना तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक रेखा में आ जाते हैं तब बृहद ज्वार का निर्माण होता है। और दूसरा दिया लघु ज्वार का, तो पृथ्वी है जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा 90 डिग्री पे आ जाएंगे आपस में तब ये मतलब कि बनता है। ये हो गया 180 डिग्री, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक रेखा में। और
लघु ज्वार भाटा जो होता है सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब 90 डिग्री पे आपस में होंगे तब आपका इसका निर्माण होता है। और उभु जो ज्वार होता है चंद्रमा पृथ्वी से अपनी है ना कक्षा में सबसे जब दूरी पे होगा, अधिकतम दूरी पे, तब अभ्भु ज्वार का निर्माण होगा। वही विषुवतीय बृहद ज्वार की बात करें तो सूर्य की किरणें जब विषुवतीय रेखा पर पड़ती हैं तो विषुवतीय ज्वार का निर्माण होता है। इसको मिलान कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर डी है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख समुद्र पतन और उनकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। दीन दयाल पतन दिया है तो ज्वारीय पतन है, ठीक है, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन के बारे में दिया है कि भूबद्ध पतन है, भूबद्ध पतन नहीं है बल्कि है ना भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन में से एक है। भूबद्ध पतन विशाखापत्तनम वाला है आपका। फिर दिया है कि बीओ चिदम्बरम पतन जो है ना ये क्या पतन कृत्रिम गंभीर सागर बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। तूतीकरुन तमिलनाडु में आपका पड़ता है। और थर्ड वाला भी आपका सही है। और फोर्थ वाला दिया है कि पारादीप पतन जो है ना प्राकृतिक अगभीय जल पतन है, मतलब प्राकृतिक रूप से गहरा पतन है, नहीं ये कृत्रिम रूप से इसको गहरा किया गया, तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। पारादीप पतन का बात करते हैं उड़ीसा में पड़ता है। इसका राइट आंसर केवल 1 और 3 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को बात करें तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा प्रारंभ की गई स्मार्ट गांव परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह एक ना अग्रगामी परियोजना है जो एकीकृत ग्राम विकास पर केंद्रित है, तो पहला कथन बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस परियोजना का विशिष्ट पहलू है कि CSIR स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से गाँव की दशा में सुधार लाने में भूमि से प्रयोगशाला लैंड टू लैंड के मार्गदर्शी सिद्धांत का अनुसरण कर रही है, तो ये भी आपका सही है। दोनों का दोनों इसका सही हो जाएगा। बाकी 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में सरकारी कार्यक्रम स्कीम के बारे में दिया है। कह रहा है कि ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कृषि के विभिन्न विषयक क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के कौशल में सुधार करना है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आय उत्पन्न करने के अवसरों के सृजन पर केंद्रित है, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि स्टार्टअप ग्राम उद्यमी योजना कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को छोड़ अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु समर्थ है कि ग्रामीण व्यापार विकास वातावरण का सृजन करना, इकोसिस्टम का सृजन करना, ये गलत है, ठीक है ना। इनको ही लेकर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही लेकर के ये कार्यक्रम चलाया गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। बाकी 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम भारत में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नहीं है। कृषि क्षेत्र से संबंधित मतलब नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY योजना के बारे में कह रहा था। एक किसान को है ना पेंशन से संबंधित योजना है, तो एक कृषि से हो गया। दूसरा कह रहा है कि संशोधित ब्याज छूट योजना मिस के बारे में कह रहा है क्या कम ब्याज पर किसानों को लोन प्रदान करता है, ये भी आपका कृषि से संबंधित है। थर्ड वाला जो है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसके तहत जो शहरों में ना स्ट्रीट फूड वाले हो गए हैं ना, तो उनके लिए लाया गया, ठीक है, उनके व्यवसाय को वापस से शुरू करने के लिए इस योजना को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लाया गया। फोर्थ है कि डी वाला कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, तो ये भी किसान से संबंधित है, खाद्य फसल को बढ़ावा देना सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। पहला कह रहा है कि दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का 3य वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये तीसरा नंबर का नहीं था बल्कि ये सेकेंड नंबर का था, ठीक है। ये जो हुआ है सेकेंड नंबर का आपका था। पहले नंबर की बात करते गांधीनगर गुजरात में हुआ था, 2023 में हुआ था, अभी तीसरा नहीं हुआ। और सेकंड बोल रहा है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय था एक
पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है, ये बिल्कुल भी सही है। इसका राइट आंसर केवल और केवल 2 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सेतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत इन्फॉर्मेशन हम लोगों से पूछ रहा है पहचानने के लिए कौन सा सही गलत है। पहला कह रहा है कि अटल सेतु जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के रूप में जाना जाता है भारत का सबसे दीर्घ समुद्री सेतु है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि चिनाब सेतु विश्व का सबसे ऊंचा है ना मेहराब आर्चर सेतु है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। फोर्थ सी कह रहा है कि भूपेन हजारे सेतु ना लोहित नदी पर स्थित है, तो ये सही है, असम में है, ठीक है। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का कार्य करता है भूपेन हजारे। अब डी वाला कह रहा है कि नया पंबन सेतु मेहराब आर्चर सेतु है, नहीं बल्कि रेल समुद्री पुल है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसी को हम लोग को पहचानना था। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि एनजीसी ग्रीन ने वर्ष 2030 तक 10 गीगावाट हरित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने की योजना निर्धारित की है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि ओएनजीसी ग्रीन और आईआईएम नागपुर ने एक सहमति पत्र मतलब एमओयू शामिल किया है, मतलब हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है कि वर्ष 2050 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के व्यापक लक्ष्य के लिए योगदान करना। तो आप लोग जानते हैं कि नेट जीरो का लक्ष्य है ना 2070 तक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और 2070 तक इसको COP26 में दिया गया था, 2070 तक है ना नेट जीरो करना है। इसका राइट आंसर केवल और केवल 1 हो जाएगा। बाकी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओएनजीसी ग्रीन ने 2030 तक ना एक चीज़ और बताया है कि 500 गीगावाट है ना गैर जीवाश्म ऊर्जा को पहुंचाना है। बाकी 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि पेशा है ना पंचायत का पेशा महोत्सव 2025 में किस नगर में आयोजित किया गया था, तो आपका रांची में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि आदिवासी समुदायों के स्वशासन अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना, ठीक है। ये ऑनलाइन क्वेश्चन था। और दिसंबर 2025 में प्रारंभ की गई सुजलम भारत ऐप का उद्देश्य क्या था, तो पहले तो इसको जान लीजिए कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है और इसका जो उद्देश्य है कि ग्रामीण पेयजल प्रशासन का रूपांतरण करना है, इसको ना डिजिटली बनाने से संबंधित था। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को खोज बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान करने हेतु सागर बंधु ऑपरेशन चलाया गया था। सागर बंधु ऑपरेशन तो श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है ना। और श्रीलंका में जब चक्रवात है ना दितवाह आया था, तो उसी टाइम पे इसको चलाया गया था, इसको याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2025 में मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर किया। दोनों देशों के बीच FTA के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग पर सहमति हुआ, तो ये सभी का सभी हो जाएगा। आयुष हो गया ना, श्रव्य दृश्य पोर्टल हो गया, पारंपरिक है ना ज्ञान प्रणाली हो गया, बागवानी हो गया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सभी का सभी हो जाएगा ऑल। बाकी 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि PM मित्र है ना प्रधानमंत्री मित्र हो गया योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि इसका लक्ष्य भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ऊर्जा पार्क विकसित करना। ऐसा नहीं है, आप लोगों को याद होगा कि चर्चा में आया था कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से, बिहार को एक भी PM मित्र जो पार्क नहीं मिला था, इसलिए बार बार इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा था। तो अगर सभी राज्य को में स्थापित करना होता तो ऐसा थोड़ी होता कि बिहार को नहीं मिलता, केवल 7 राज्यों में ये मिलना था और जिसमें बिहार को नहीं चुना गया था, तो वहाँ से हम लोग को याद कर सकते हैं। ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत में एकीकृत वस्त्र टेक्सटाइल पार्क विकसित करना है, तो दूसरा वाला जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। और थर्ड वाला है कि इसका लक्ष्य भारत के प्रत्येक जिले में रोजगार पार्क प्रारंभ करना। अब प्रत्येक राज्य में जब नहीं करना है तो प्रत्येक जिला में कैसे कर पाइएगा, ठीक है। भारत के प्रत्येक जिला में नहीं हो पाएगा, ये साथ ही राज्य तक सीमित ही है। तो थर्ड वाला भी आपको सी वाला भी गलत हो जाएगा। और डी वाला है कि इसका उद्देश्य भारत में कृषि पार्क प्रारंभ करना है, तो इसको भी गलत हो जाएगा। ये कृषि से संबंधित नहीं है बल्कि किससे संबंधित है, तो यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्क्वैशम टीम का खिलाड़ी नहीं है? स्क्वैश टीम का खिलाड़ी नहीं है जिसने SDAT स्क्वैश विश्व कप 2025 में अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था। तो हो जाएंगे अर्जुन एरिगैसी हो जाएंगे। ये उससे संबंधित नहीं बल्कि ये शतरंज से संबंधित है, ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों उससे संबंधित है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने दिसंबर 2025 में एक सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किया। MOU के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कह रहा है कि MOU जो है का उद्देश्य रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित और प्रौद्योगिकी सहायता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि RRU है ना, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रतिष्ठित संस्था है। आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। जब भी UPSC का पेपर दे रहे हो, चाहे CDS हो या कोई भी एग्जाम है, जो भी UPSC ले रहा है, वहाँ पे अगर मंत्रालय दे रहा है, मिनिस्ट्री दे रहा है, तो वो आपका गलत होगा। ठीक है ना। वो बार बार वो हर पेपर में है ना, आपको हर क्वेश्चन पे मतलब कि जिसमें भी मंत्रालय पूछा होगा वहाँ पे काम करेगा। वो पक्का 100% बोल सकता हूँ कि वो 100% है ना गलत ही रहता है। आपको ध्यान में रखना है। ये जो होता है ना, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर केवल एक आ जाएगा। बाकी जो 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट और 1000 रन बनाने का इतिहास रचने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी बने? तो हार्दिक पांड्या हो गए, ऑलराउंडर है। ठीक है, अभी मुंबई इंडियंस के कैप्टन है IPL में। इसको देखते हैं। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण का प्रारंभ निम्नलिखित में से किन शब्दों से किया था? तो अमेरिका के है ना बहनों और भाइयों किए थे। 11 दिसंबर 1893 में किए थे शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में। इसी का उपयोग आजकल मोदी जी करते हैं। इसको देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। मई 1915 में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राज्य गुरु कहा था? ठीक है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। मौलाना क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये 1905 से लेकर के 1920 तक चला था। आप लोगों को ध्यान होगा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का जन्म ना विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ था, जो बंगाल विभाजन के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अरविंद घोष इस बात के पक्ष में थे कि इस आंदोलन को भारत के शेष भागों में फैलाया जाए और इसे केवल स्वदेशी और बहिष्कार कार्यक्रम से पर एक संपूर्ण राजनीतिक जन संघर्ष का रूप दिया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों का दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जूनागढ़ के रुद्रदामन शिलालेख के संदर्भ में। ठीक है, पहला कह रहा है कि इस शिलालेख की लिपि खरोष्टी और भाषा प्राकृत। तो इसके भाषा का हम लोग बात करें तो संस्कृत भाषा है, ना कि प्राकृत। ठीक है ना। और खरोष्टी की जगह पे इसका जो लिपि होने वाला है वो ब्राह्मणी लिपि है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस लिपि में सुदर्शन झील नामक एक जलाशय के पुनरुत्थान का उल्लेख मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। थर्ड कह रहा है कि यह एक तिथि रहित लिखी है। तिथि रहित लिखी है ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब कि जो सेंचुरी में स्थापित हुआ है उसके बारे में जिक्र किया गया। इसका राइट केवल 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोवर पांडुलिपि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस विषय के मूल्यवान स्रोत के रूप में जानी जाती है? तो ये चिकित्सा के रूप में जानी जाती है। ठीक है। इसकी खोज की बात करें तो 1894 में है ना मध्य एशिया कुंचा में किया गया था। इसको ना क्या बोलते हैं, पशुगुप्त का पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। इसको देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। जब लेजिस्टिक काउंसिल के समक्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 78 में आता, लिटन के टाइम में आया, तब निम्नलिखित में से कौन उपस्थित एकमात्र भारतीय सदस्य थे? तो जतेंद्र मोहन टैगोर थे। ये उस टाइम पे है ना सदस्य लेजिस्टिक काउंसिल के सदस्य के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में बने थे और इन्होंने बिल का सपोर्ट किया था, विरोध नहीं किया था। आपको ध्यान में रखना है।
इसको देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। रानी गुम्फा है ना, गुफा उड़ीसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि रानी गुम्फा अलंकृत और इसमें कोई भित्ति चित्र नहीं है, मूर्ति कला नहीं है। कोई तो एक भित्ति चित्र होगा, इसमें बोल रहा है कोई नहीं है, ठीक है ना। तो पहले ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहे रानी गुफा 2 मंजिला है, ये सही है आपका। और रानी गुफा में एक अंडाकार प्रांगण, अंडाकार नहीं बल्कि आयताकार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका केवल केवल बी आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युगीन स्थल बागोर सबसे अच्छी तरह अभिलेखबद्ध स्थलों में से एक है। यहाँ यह कहाँ पे स्थित है? बागोर जो है राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किन 2 नवपाषाण युगीय स्थलों में विस्तारणीय गर्त निवास पहचाने गए हैं? तो पिकली हाल और मॉस्की में मिला है, दक्षिण भारत में पड़ता है। यहाँ से राखी के टीले मिले। बाकी बुर्ज होम सॉरी है ना, इसका राइट आंसर बुर्ज होम हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और गुफकराल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मानव और कुत्ता के समाधान में मिला है कि साथ में दफनाने का। बाकी ये जो पिकली हाल और मॉस्की का बात करें तो दक्षिण भारत में पड़ता है। और यहाँ से राख के टीले मिले हैं, NCERT में है और क्वेश्चन पूछा गया भी है। इसको देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में ताम्रपाषाण युगीन आहट संस्कृति पहचानी गई? तो बनास संस्कृति का बात कर रहा है और बेचड़ नदी तंत्र में पड़ता है। इसको आहड़ के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से मृदभांड मिले हैं जो कि अलग अलग सभ्यता से अलग करने का इसका पहचान देते हैं। इसको देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणी योगिन स्थल है? तो प्राचीन का ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि CDS में पूछा गया। कहीं ना कहीं यही पैटर्न आपको UPSC 2026 में भी देखने को मिलेगा। देखिए भीमबेटका जो है तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ से गुफा चित्र का आपको साक्ष्य देखने को मिलता है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका, ठीक है। बाकी उटनूर का बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण योगिन स्थल उटनूर है, बी हो जाएगा। ये तेलंगाना में पड़ता है। और यहाँ से राख के टीले मिले, अभी हम लोग देखे थे। यहाँ पे मॉस्की था ना, मॉस्की में भी राख के टीले मिले थे, उटनूर से भी। और आदमगढ़ का बात करें तो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। भीरभानपुर का बात करें तो यह भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बाकी 47 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 100 BCE और 200 CE की अवधि के दौरान भारत के समुद्री व्यापार संपर्कों के मूल्यवान साक्ष्य कोरोमंडल तटीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन से स्थल से मिले? तो अरिकमेडु, ये दोस्तों है ना एक व्यापारिक बंदरगाह है, ठीक है ना। यहाँ से आपको ना पांडुचेरी में पड़ता है कोरोमंडल तट पे। रोमन व्यापार का साक्ष्य मिलता है, रोमन सम्राट अगस्टस का यहाँ पे सिक्का आपको मिल जाता है। एक वीडियो मैंने डाला था कि प्राचीन भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो कि अपने मेरे चैनल के है ना प्राचीन भारत के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन हर साल मतलब कि एक क्वेश्चन आपको UPSC में देखने को मिल जाएगा। बाकी ताम्रलिपि का बात करें तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। भरूच जो है गुजरात का बंदरगाह है। और मुचीरी जो है आपका मालाबार केरल में पड़ता है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया कि गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज, परम भट्टाकर और परमेश्वर जैसी राजसी उपाधि धारण की, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि गुप्त राजाओं ने परम दैत्य और परम भागवत जैसे है ना नाम विशेषणों के माध्यम से स्वयं को देवताओं से भी जोड़ा। तो दोनों का दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता माना जाता है, ठीक है ना। समुद्र का देवता बताया जाता है। और परम भागवत ना विष्णु के उपासक के रूप में वो उपाधि धारण करते थे। तो इसका दोनों का दोनों 48 नंबर का सही हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को देखें, भारत के विषय में अत्यंत समृद्ध और रोचक विवरण प्रदान करने वाला अरब में लिखी गई रिहला नामक ये वृत्तांत किसका है? तो ये इब्न बतूता का हो जाएगा। ये मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। बाकी अलबरूनी का बात करें तो इसने किताबुल हिंद का रचना किया था। और
फ्रांसवा बर्नियर की बात करें तो फ्रांसीसी था, ये शाहजहाँ के टाइम में आया था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवंत के नेतृत्व में जो कलचुरी शासक के दरबार में एक मंत्री थे, ठीक है ना, ये एक नए आंदोलन का उद्भव किया। उनके अनुयायियों को किस नाम से जाना गया? तो वीर शैव के नाम से जाना गया था, ठीक है ना, वीर शैव के नाम से जाना गया। लिंगायत हो जाएंगे, शिव के नायक के रूप में हो जाएंगे, बसवंत के ये लोग अनुयायी थे। आगे 51 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में। पहला को दिया है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान हस्तकला का स्थान विद्युत चालक यंत्र मशीनों ने ले लिया। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, जब भी औद्योगिक क्रांति होती है तो भारत में कुटीर उद्योग चल रहे थे, हाथ से बनने वाले थे ना, चरखा वरखा ये सब, लेकिन जैसे ही मशीनों का दौर आता है तो इनका विनाश हो जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है औद्योगिकृत देश अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे मालों की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर हो गए। तो सही में बहुत ज़्यादा माल का आवश्यकता पड़ना लगे, कच्चे माल का आवश्यकता पड़ने लगा, जिस वजह से अलग अलग देशों पे लोग निर्भर होने लगे। ये भी सही है। जैसे ब्रिटेन हम लोग के ऊपर निर्भर हो गया, ज़बरदस्ती यहाँ से ये लोग कच्चे माल को अपने यहाँ पे इंपोर्ट करवा देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कारखानों में यंत्रों मशीनों की सहायता से बड़े पैमानों पर उत्पाद प्रारंभ हो गए। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कुल मिला जुला के डी हो जाएगा। बाकी 51 नंबर क्वेश्चन को देखें तो अशोक के शिलालेखों और अवस्थाओं लोकेशन के युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? तो दोस्तों ये जो है जोगड़ा जो है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, ना कि कर्नाटक में, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा जो है बहापुर की बात करें तो नई दिल्ली में पड़ता है, और तीसरा जो है राजूला मंदागिरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका राइट आंसर केवल 2 और 3 होगा, डी होगा। यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन है भी प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में रोमन व्यापार के संदर्भ में ओरेई किसको निर्देश किया गया? देखिए ऐसा शब्द है ना, अगर व्यापारिक संबंध के बारे में बार बार यूपीएससी पूछता है तो उसका राइट आंसर है ना केवल सिक्का होता है, ठीक है ना। सिक्के के ऊपर, कॉइन के ऊपर आप लोग जाइएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये गोल्ड के बने हुए थे ओरोई, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सुस्पष्ट भावपूर्ण लघु चित्र शैली बसोहली भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश होगा जाएगा। चटक रंग के लिए प्रसिद्ध है अपने। बाकी ये 55 नंबर क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी है ना बीसी में मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे? तो पहला तो हो जाएगा उत्पादक कृषि क्षेत्र का होना, ठीक है ना। आपका गंगा का मैदान आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कृषि क्षेत्र का उत्पादन, मतलब कि कृषि का उत्पादन होता है। दूसरा लोहे की खानों का सुगम में होना, यह भी सही है। थर्ड वाला है कि उस क्षेत्र में हाथियों का उपलब्धता, ठीक है ना, यह भी आपका सही है। शुरुआत टाइम में ना हाथियों से सामान वगैरह हो गया, ये सब हो गया, जुताई बुआई के काम किया जाता था। 18 नंबर का डी हो जाएगा, सॉरी 55 नंबर का डी हो जाएगा। बाकी साइंस का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको देखिए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA प्रौद्योगिकी मुख्यतः किस में प्रयुक्त होती है? मोबाइल फ़ोन संचार में होते। ये पहले है ना 2G 3G के लिए यूज किया जाता था, पहले भारत में यूज किया जाता था, और एक तरह का ये वायरलेस संचार तकनीक था, ठीक है। पहले ना रिलायंस हो गया, टाटा इंडिकॉम हो गया, ये सब यूज करते थे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संघ सरकार के 2025-26 के बजट में राजस्व व्यय का प्रमुख भाग निम्नलिखित मदों में से किसका है? तो ब्याज अदायगी का है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। राजस्व व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी में, ये जो वो होता है कि जो सरकार पहले से कर्ज ली होती है उस पर जो ब्याज अदायगी दे करती है उसको ब्याज अदायगी के रूप में जाना जाता है। इसको देखिए क्वेश्चन, यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि किसानों को अनिरोधक प्राकृतिक जोखिम के कारण होने वाले फसल के नुकसान के लिए जोखिम बीमा प्रदान करता है, सही है। दूसरा कह रहा है कि PMFBY
बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2 लाख की जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए अलग से योजना है, इसमें नहीं कोई मुआवजा दिया जाता है। फिर दिया है कि PMFBY कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फोर्थ है कि PMFBY है ना बीमाकृत व्यक्ति की पूर्ण निःशुल्कता के लिए 2 लाख की जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपका गलत हो जाएगा, कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाता इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, सी हो जाएंगे यानी कि। इसको देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी है ना स्त्री पुरुष असमानता सूचकांक GII के संबंध में। पहला कह रहा है कि GII है ना कार्य सहभागिता, संपत्ति और आय के आयामों में लिंग आधारित क्या बोलते हैं अहितकर स्थिति दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। संपत्ति हो गया और आय हो गया, तो ये सब HDI के मानक है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि GII जनन स्वास्थ्य हो गया, सशक्तिकरण हो गया, श्रम बाजार के आयामों में लिंग आधारित ना अहितकर स्थिति दर्शाता है, तो ये आपका सही है। जनन स्वास्थ्य में ना मातृ मृत्यु दर हो गया, किशोर जन्म दर हो गया, ऐसा होता है। सशक्तिकरण हो गया, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त और महिला पुरुष अनुपात हो गया। थर्ड कह रहा है कि GII का मानक 0 से 1 वर्ष 1 के बीच होता है, जिसमें ना 0 GII का यह सूचक करता है कि स्त्री पुरुष सभी मामलों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा सी हो जाएगा। इसको 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI का मानक किसके द्वारा किया गया है। तो MPI के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मानक जो होता है किया जाता है, तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, जीवन स्तर आयामों के संकेतों पर प्रत्येक व्यक्ति के अति व्यापी भावनाओं क्या बोलते हैं भावों को मापना हो जाएगा। जवाब लड़खड़ाने लगता है ना ज़्यादा देर बोलने पर। इसमें देखिए ना जो स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य में ना आपका पोषक हो गया, बाल मृत्यु हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। शिक्षा हो गया, इसमें स्कूली शिक्षा के वर्ष में है ना स्कूल में उपस्थिति होना, ये सारी चीज़ें आते हैं। जीवन स्तर की बात करें तो इसमें ईंधन हो गया, फूड हो गया, मतलब कि ईंधन हो गया खाना पकाने के लिए, स्वच्छता हो गया, पेयजल हो गया, बिजली हो गया, आवास हो गया, संपत्ति हो गया, ये सारी चीज़ें इसके मानक के रूप में आती हैं। इसको देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, ख़त्म ही होने वाला है। पर्यावरणीय रूप से न संधारणीय और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए आगम सृजित करने वाले वित्तीय लिखित क्या कहलाते हैं। तो हरित ग्रीन बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। देखिए ग्रीन बॉन्ड हो गया, ये सारे पे बार बार UPSC भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। हरित बॉन्ड हो गया, तो इसको आप लोगों को देखना होगा अगर आप लोग 2026 में UPSC प्रीलिम्स देने वाले हैं तो। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भारत में उभरते हुए सनराइज क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित है। उभरते हुए मतलब तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, भविष्य में के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ये बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1985 में स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो सार्क है के संस्थापक सदस्य थे। तो संस्थापक सदस्य है ना भारत हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये 7 लोग थे। 8वां देश के रूप में अफगानिस्तान बना था, तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएंगे। अफगानिस्तान इसमें नहीं था संस्थापक में, 2007 में आपका सम्मिलित होता है सार्क में। बाकी है ना, नहीं इसको देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के बारे में निम्नलिखित उन पर विचार करें। पहला कह रहा है कि वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वह चीफ स्टाफ और कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि वह तीनों सेना के प्रमुखों पर कोई सैन्य कमान अधिकार नहीं रखता, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, तो इसको हटा दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला कह रहा है कि यह
भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन है। आपको हम अभी बोले थे ना कि अगर कोई भी मंत्रालय आ रहा है तो उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे इसमें गलत रहते हैं। मुझे पूरा हम मतलब कि पूरा 100% मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर यूपीएससी मंत्रालय का नाम दे रहे हैं ना, तो वहाँ पे 100% का 100% वो गलत ही रहता है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। यह भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। ये किसके अधीन होता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन होता है। दूसरा कह रहा है कि इसे वर्ष 2014 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आरंभ किया गया था। ये भी सही है। और कह रहा है कि महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की दृष्टि इस योजना की प्रेरणा है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि है ना कि जो टीपीएसपी के कौन कौन से आर्टिकल है जो कि गांधीवादी आर्टिकल है। 104 नंबर का बात करें तो भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपतियों पर विचार करें। कह रहा है कि उपयुक्त राष्ट्रपतियों ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपतियों ने उपराष्ट्रपति के रूप में भी सेवा प्रदान किया। उनके बारे में बताने कौन कौन से हैं। सेवा प्रदान किया है। ठीक है, तो पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली का बात करें तो भारत के पहले क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति बने थे 52 से लेकर के 62 के मध्य, और दूसरे राष्ट्रपति भी ये बने थे। ठीक है, और जाकिर हुसैन की बात करें तो दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति बनते हैं 62 से लेकर के 67 तक, और तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं 67 से 69 तक। नीलम संजीव रेड्डी का बात करते राष्ट्रपति भी थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है ना, राष्ट्रपति बने थे 1977 से 82 के मध्य। इसका राइट जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 1 और 2। ठीक है, 105 नंबर की बात करें तो भारत के संविधान के मूल अधिकारों के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि उनमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उपबंध है। तो बिल्कुल सही है ना, मौलिक अधिकारों में देखिएगा तो आर्टिकल 16 में इसको मिलता है। दूसरा बोल रहा है कि वे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को प्रत्याभूत कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल 25 में इसका बात किया गया। थर्ड कह रहा है कि वे केवल धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध कर सकते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 में इसको वर्णित किया गया। और डी हो जाएगा वे विधिक रूप से प्रवर्तनीय। तो मौलिक अधिकार आपका परिवर्तनीय होता है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन जो विधेयक होता है किसी भी सदन में उसको रखा जाता है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होता है। 2/3 से पारित होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी। तीसरा कह रहा है कि सभी संविधान संशोधन विधेयक कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुसमर्पित होने चाहिए। गलत हो जाएगा। ठीक है ना, केवल संघीय है ना ढांचा में जब संशोधन करना होगा तो वैसे टाइम में इनका आवश्यक पड़ता है। आधे से कम से कम आधे राज्यों का आवश्यकता पड़ता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। 107 नंबर का बात करें तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के अर्हता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। बिल्कुल सही है ये कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। यह भी आपका सही है। तो तीसरा कह रहा है कि वह व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय में परंपरागत विधिवेता रहा हो। उसके मुख्य न्यायमूर्ति के राय में नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नज़र में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। 108 नंबर की बात करें तो भारत के संविधान के संदर्भ में अनुच्छेदों में से
कौन सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 343 का क है ना ग्राम सभा है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 343 का ख का बात करें पंचायतों का गठन के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 343 का ग जो है पंचायतों की संरचना का बात करता है। अनुच्छेद 343 का घ जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन का बात नहीं करता है, बल्कि ये 343 के ट में बात किया गया, यानी के में बात किया गया, ठीक है ना। 343 के घ में है ना SC ST महिलाओं के आरक्षण से संबंधित पंचायतों में प्रावधान किया गया। 109 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान UN है ना, UN पीस कीपिंग ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि शांति स्थापना अभियान को प्राधिकृत करने की शक्ति अन्य रूप से महासभा में नहीं बल्कि UNSC में है ना, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में निहित होता है। दूसरा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान संघर्ष में शामिल मुख्य पक्षकारों की सहमति से परिनियोजित किए जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है, केवल और केवल इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर का बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में समाविष्ट नहीं है। तो जो लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय, भूमि भी राज्य सूची का है, स्थानीय शासन भी राज्य सूची का विषय हो जाता है। जो आर्थिक और सामाजिक आयोजना है ना, ये समवर्ती सूची का है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। 111 नंबर का बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद के संदर्भ में दिया है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो गलत है कि अनुच्छेद 371 का घ है ना, इसमें सिक्किम राज्य के उपबंध के बारे में विशेष उपबंध का बात किया गया, ये गलत हो जाएगा, ये बल्कि 317 के एप में किया गया, ठीक है ना। सिक्किम का बात 343 घ का बात करते हैं, इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष उपबंध किया गया। 112 को देखते हैं, कह रहे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन प्रशासकीय होते हैं। पहला क्या है, प्रादेशिक सेना, सही है। दूसरा क्या है, जल राशिकीय सर्वेक्षण और नौ परिवहन संचार तैयार करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय कैडेट कोर, ये भी सही है। तटरक्षक संगठन से संबंधित मामले, ये भी आपका सही हो जाएगा, सभी का सभी इसका सही है। 113 का बात करते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि राज्यपाल के पास महाधिवक्ता को नियुक्त करने की शक्ति होती है, ये सही है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाते हैं। फोर्थ कह रहा है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद ही राष्ट्रपति है ना द्वारा हटाया जाता है, ठीक है ना, न कि राज्यपाल के प्रतिवेदन से। तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 114 नंबर दिया है कि बिम्स्टेक में दिया है कि कौन सदस्य जिसमें नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, ठीक है ना। बिम्स्टेक है क्या, तो बे ऑफ बंगाल के खाड़ी से संबंधित जो भी देश हैं वो सारे के सारे बिम्स्टेक का सदस्य हैं, तो ये गलत हो जाएगा, पाकिस्तान उसका नहीं है। 115 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी गलत चुनना है। तो चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति के दल की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। फिर बी कह रहा है कि जगजीवन राम संविधान सभा के सदस्य थे, ये भी सही है। और सी कह रहा है कि मोरारजी देसाई 1977 से 80 तक भारत के प्रधानमंत्री, 80 तक नहीं थे बल्कि ना 79 तक ये रहे थे। डी कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण भारत के समाजवादी दल के संस्थापक सदस्य थे, तो ये आपका सही था। ये सी वाला गलत है, यही इसका राइट आंसर होगा। 116 नंबर का बात करें तो अधिनियम और उसके अधिनियम के वर्ष के संबंध में दिया है मिलान करने के लिए। उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण का बात करते हैं 1886 में आया था, न कि 1986 में आया था, न कि 2012 में आया था। सूचना का अधिकार RTI वाला बात करें तो 2005 में आया था। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवास अधिनियम को बात करें तो 2006 में आता है, ये राइट आंसर इसका है। लैंगिक अपराधों के बाल संरक्षण का अधिनियम पोक्सो के बारे में बात करें तो 2012 में आता है। 17 नंबर को देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का हम लोग बात करें तो इसमें इसको ना संवैधानिक दर्जा दिया गया था,
102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत, ठीक है। इसको आर्टिकल है ना 338 के बी में रखा गया। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही। अभी हम बताए हैं कि 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरसित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नया वाले से संचालित होता है। थर्ड कह रहा है कि सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार इस आयोग का अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। सचिव नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी 118 का बात करें, ठीक है। कह रहा है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक निषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 की अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कृत्य न व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आएंगे। पहला कह रहा है लैंगिक प्रकृति की मौखिक टिप्पणी, है ना। अगर मौखिक रूप से कुछ बोलते हैं महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो वो भी उसमें आएगा, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोल रहा है लैंगिक प्रकृति का अमौखिक आचरण, ये भी सही है, मतलब कोई इशारा कुछ वैसा कर रहे हैं। थर्ड बोल रहा है कि लैंगिक प्रकृति का शारीरिक आचरण, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 119 नंबर का बात करें तो अंडमान तथा निकोबार समूह में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, ठीक है। तो ओंगे है, जारवा है, सेंटिनेली है, ठीक है। सभी के सभी हो जाएगा। देखिए ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में मुख्य रूप से ओंगे हो गया, जारवा हो गया, सेंटिनेली हो गया, ग्रेट अंडमान और सोमपूर्ण जनजाति निवास करती हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तीनों की तीनों जनजातियाँ निवास करती हैं। सोमपूर्ण भी यहाँ पे निवास करती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 120 नंबर की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अग्रता क्रम टेबल ऑफ न क्या बोलते हैं प्रेसिडेंस के अनुसार निम्नलिखित उच्च पद व्यवस्थित को उनकी श्रेणी और अग्रता के अनुसार क्रम व्यवस्था में सजाना होता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना क्रम संख्या 6 में आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं। बाकी राज्यपाल का बात करें क्रम का तो ये 4th में आते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के ठीक बाद में आते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति जो होते हैं क्रम संख्या 5 में आते हैं, ठीक है। और उप प्रधानमंत्री जो होते हैं तो इनका जो क्रम संख्या होता है 5 का ये होता है। तो आप लोग क्रम संख्या यहाँ पे हम लिख दिए हैं, सजा सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले जो आएंगे अपने संबंधित राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल जो होते हैं, तो क्रम संख्या 4 में आते हैं, तो पहले हो गए, ठीक है ना। सबसे पहले वो हो गए। उसके बाद जो सबसे लास्ट में कौन से होंगे, तो सबसे लास्ट में क्रम संख्या 6 वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो बी हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, है ना, देखिए वीडियो पूरा हो गया। और प्लीज़ आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिए जल्द से जल्द। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा बना है। उसके बाद ही हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो पे काम करेंगे। धन्यवाद।